साथियों नमस्कार। इस सेशन में हम इंटीग्रेटेड अम्बर्समेंट स्कीम की चर्चा करेंगे। इंटरनल अम्बर्समेंट स्कीम की करेंगे। करेंसी चेस्ट की सारी गाइडलाइन, सेटिंग अप करेंसी चेस्ट, इंसेंटिव टू बैंक्स फॉर चेस्ट मेंटेनेंस, काउंटरफीट नोट्स एक्सचेंज करने के, फॉरफिट करने के, सॉल्ड नोट्स, म्यूटिलेटेड नोट्स, कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन, इनके लिए इंसेंटिव क्या है, रिजर्व बैंक की ओर से बैंकों को इंस्ट्रक्शन क्या है, गाइडलाइन क्या है, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन, इन सर की चर्चा करेंगे। इसके ऊपर एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, अच्छी तरह देखना इसको। सबसे पहले हम इंटीग्रेटेड अम्बर्समेंट स्कीम की चर्चा करेंगे। इंटीग्रेटेड अम्बर्समेंट स्कीम क्या है? पहले अम्बर्समेंट स्कीम होती थी, उसको मॉडिफाई मतलब खत्म करके नई इंटीग्रेटेड अम्बर्समेंट स्कीम 2021 आई है। इसके तहत रिजर्व बैंक में अपॉइंट वन और मोर ऑफ इट्स ऑफिसर एज अम्बर्समैन एंड डिप्टी अम्बर्समैन टू कैरी आउट फंक्शन फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years एट ए टाइम। 3 साल के लिए एट ए टाइम बनाया जाएगा अम्बर्समैन एंड डिप्टी अम्बर्समैन। पहले डिफरेंट स्टेट हेडक्वार्टर में या डिफरेंट स्टेट्स में थे, अब एक ही होता है। अम्बर्समैन से सेंट्रलाइज कर दिया गया है। प्रेजेंटली इट इज वर्किंग इन चंडीगढ़। रिजर्व बैंक का जो है चंडीगढ़ में काम कर रहा है। ग्राउंड क्या है इसके? नॉन मेंटेनेबिलिटी ऑफ कंप्लेंट के क्या क्या ग्राउंड हो सकते हैं? एक तो वो कोई कंप्लेंट इस तरह की नहीं एक्सेप्ट की जाएगी जो कमर्शियल जजमेंट रेगुलेटेड एंटिटी, मतलब बेसिकली रेगुलेटेड एंटिटी टर्म आ रही है, पहले बैंक आता था, पहले ये बैंक्स के लिए था, सभी रेगुलेटेड एंटिटीज के ऊपर ये स्कीम लागू होती है। चाहे एनबीएफसी है, चाहे क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है, चाहे सिबिल है, चाहे कोएक्स, सारी कंपनी के ऊपर लागू होती है। ठीक है। No complaint for deficiency in service shall lie under the scheme involving commercial judgment decision of the regulator। जो commercial judgment या decision regulated entity का है, उसको चैलेंज करने वाली कोई कंप्लेंट इसके पास नहीं जाएगी। फॉर एग्जांपल लोन सैंक्शन नहीं किया तो कमर्शियल जजमेंट है बैंक की कि मेरा लोन वायबिलिटी नहीं है, या उसके इस तरह की शिकायत इसके पास नहीं जाएगी। हाँ, कोई गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है या एलिजिबिलिटी बैंक ने कह दिया एलिजिबल नहीं है, वो एलिजिबल बनता है, कंप्लेंट हो भी सकती है, थोड़ा सा सब्जेक्टिव है इशू। लेकिन अगर कमर्शियल जजमेंट में बैंक ने अपना कोई डिसीजन किया है या डिसीजन, उसके अगेंस्ट कंप्लेंट नहीं होएगी। डिस्प्यूट है किसी वेंडर का और बैंक का, तो भी इसके पास नहीं कंप्लेंट जाएगी। कोई अगर ओम्बड्समैन को डायरेक्टली कंप्लेंट या ग्रीवेंस रिट्रेस नहीं किया तो भी नई कंप्लेंट लॉन्च हो सकती। मैनेजमेंट के या एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट बैंक के कोई कंप्लेंट नहीं लॉन्च होएगी। जिसमें कोई बैंक ने किसी और कानून के तहत या किसी ऑर्डर, किसी स्टैट्यूटरी या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के ऑर्डर के कंसिक्वेंस के कारण कोई एक्शन किया है, उस एक्शन के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट लॉन्च नहीं हो सकती। वो कंप्लेंट भी कोई सर्विस, वो सर्विस जो सब्जेक्ट मैटर है कंप्लेंट का, जो रेगुलेटरी प्रीव्यू ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नहीं आती, उसकी भी शिकायत यहाँ पे दर्ज नहीं हो सकती। कोई दो बैंकों के बीच में आपसे डिस्प्यूट है, वो भी इसमें अम्बर्समेंट स्कीम के अंतर्गत नहीं आता। कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है बैंक का, बैंक के एम्प्लॉय का, तो भी वो एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के अगेंस्ट यहाँ पे कंप्लेंट नहीं कर सकता। कंप्लेंट अंडर द स्कीम शैल नॉट लाई अनलेस, कहते हैं ये कंप्लेंट का क्या है? कंप्लेंट करने से पहले उसको बैंक को या रेगुलेटेड एंटिटी को कंप्लेंट करनी है। वो कंप्लेंट करके अगर कोई रिप्लाई नहीं आया 30 दिन के अंदर, या रिप्लाई आया वो रिप्लाई से वो सेटिस्फाइड नहीं है, तब कंप्लेंट कर सकता है। अदरवाइज डायरेक्ट रेगुलेटर, डायरेक्ट ओम्बड्समैन को कंप्लेंट नहीं कर सकता। सो ओम्बड्समैन को कंप्लेंट करने से पहले उसको रेगुलेटेड एंटिटी को, बैंक को कंप्लेंट करनी होगी। 30 दिन तक वेट करनी होगी। 30 दिन तक कोई रिप्लाई नहीं आता तो वो ओम्बड्समैन के पास जा सकता है। या 30 दिन से पहले अगर बैंक से रिप्लाई आ जाता है लेकिन वो कस्टमर बैंक के रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं है, तो भी ओम्बड्समैन के पास जा सकता है। कब जा सकता है? विद इन 1 year आफ्टर द कंप्लेनेंट हैज रिसीव्ड द रिप्लाई फ्रॉम द बैंक, और नो रिप्लाई इज रिसीव्ड देन विद इन 1 year एंड 30 days। क्योंकि 30 days रिप्लाई आने का टाइम था, 30 days नहीं आया, 30 days वेट करने के बाद 1 साल। सो 30 days वेट करने के बाद 1 साल, तो कंप्लेंट बैंक को जब कंप्लेंट लॉन्च की उसके 1 साल और 30 दिन के बाद, ठीक है, जहाँ को रिप्लाई आ गया बैंक की ओर से, तो उसके 1 साल के बाद तक ओम्बड्समैन में कंप्लेंट लॉन्च की जा सकती है। इसका लिमिटेशन पीरियड 1 साल है। ठीक है। उससे पहले 30 दिन वेट करनी है कस्टमर को, बैंक को कंप्लेंट करनी है, 30 दिन वेट करनी है। अगर रिप्लाई नहीं आता तभी ओम्बड्समैन के पास जा सकता है। ठीक है। जहाँ कंप्लेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो पहले भी जा सकता है। एक कंप्लेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम काज ऑफ एक्शन अगर पहले ही ओम्बड्समैन के पास पेंडिंग है, किसी और बंदे ने की हुई है, उसमें ये भी आ गया, चाहे किसी और कंप्लेनेंट से क्यों ना आ गई हो।
या किसी और कोर्ट ट्रिब्यूनल या आर्बिट्रेटर के पास या फोरम के पास या अथॉरिटी के पास सेटल होगी या डील की जा रही है, तो भी ये ओम्बड्समैन के प्रयोग में नहीं आएगी। कंप्लेंट विल बी एक्सेप्टेड ओनली इफ कंप्लेंट इज नॉट एब्यूजिव नहीं होनी चाहिए, फ्रिवुलस नहीं होनी चाहिए, वेक्सेशियस नहीं होनी चाहिए, कंप्लेंट एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन से पहले होनी चाहिए, कंप्लेनेंट provides complete information as specified in the clause 11 of the scheme. Complaint is lodged by the complainant personally or through an authorized representative other than advocate, unless the advocate is the aggrieved person. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडवोकेट के थ्रू कंप्लेंट नहीं दर्ज करवाई जा सकती until and unless एडवोकेट हिमसेल्फ इज द कंप्लेनेंट। एडवोकेट को एंगेज नहीं किया जा सकता, कंप्लेंट एडवोकेट के थ्रू ये नहीं हो सकती। कंप्लेंट आदमी डायरेक्ट खुद करेगा या अपने किसी ऑथराइज्ड एजेंट से जो कि एडवोकेट नहीं है। इंटीग्रेटेड एम्बॉडीमेंट स्कीम के इस तहत अंडर दिस स्कीम कंप्लेंट में भी लॉन्च ऑनलाइन थ्रू पोर्टल बनाया हुआ है जिसका जो वेबसाइट का एड्रेस यूआरएल दिया हुआ है। कंप्लेंट में आल्सो भी सबमिटेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल मोड टू द सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर एज नोटिफाइड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो भी सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर है रिजर्व बैंक द्वारा नोटिफाई किया गया, उसके पास इलेक्ट्रॉनिक या फिजिकल मोड में कंप्लेंट की जा सकती है। Reserve Ombudsman may, for the purpose of carrying out duties under the scheme, require the regulated entity against whom the complaint has been made to provide any information. ठीक है, आजकल ये मैंने जैसे पहले बताया कि चंडीगढ़ में सेटअप किया हुआ है रिजर्व बैंक ने। जो ओम्बड्समैन के आगे प्रोसीडिंग है वो समरी नेचर की है, कोई रूल ऑफ एविडेंस से बाउंड नहीं है। ओम्बड्समैन किसी भी पार्टी को कंप्लेंट की बुला सकता है, एग्जामिन कर सकता है और उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है। रेगुलेटेड एंटिटी या बैंक चलो ऑन सीट ऑफ कंप्लेंट फाइल इट्स वर्शन इन रिप्लाई टू द गवर्नमेंट्स along with copy of documents within 15 days before the ombudsman for regulation. तो जैसे बैंक के पास कंप्लेंट भेजता है, ombudsman के पास कंप्लेंट आती है, ombudsman बैंक को भेजता है, बैंक ने विदिन 15 डेज अपना व्यू पॉइंट, अपनी वर्शन जो अपना वर्शन भेजना होता है within 15 days from the day of on seat of complaint. ठीक है, 15 days from the date of receipt. अवार्ड क्या कर सकता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। ओम्बड्समैन को पावर है, shall not have power, दूसरी तरह बताया गया है, ombudsman shall not have power to pass award directing the payment way of compensation an amount which is more than the consequential loss or rupees 20 lakh whichever is lower. So जहाँ लॉस, अगर लॉस 30 लाख का है तो भी 20 लाख ही कर सकता है। सो मैक्सिमम 20 लाख है, कहने का मतलब 20 लाख रुपए तक का मैक्सिमम अवार्ड कर सकता है। compensation that can be awarded by ombudsman shall be exclusive of the amount involved in the dispute. जो dispute में amount involved है उसके अलावा जो compensation की बात कर रहे हैं, compensation can be maximum 20 lakh or the consequential loss suffered by the complainant. ठीक है, whichever is lower. सो अगर कंसिक्वेंशियल लॉस 10 लाख का है तो 10 लाख तक का, 5 लाख का है तो 5 लाख, अगर 25 लाख का है तो 20 लाख, 40 लाख का है तो 20 लाख। सो कंसिक्वेंशियल लॉस जहाँ 20 लाख विच एवरेज लोअर, उतने तक का कंपनसेशन अवार्ड कर सकता है ओम्बड्समैन इन एडिशन टू द अमाउंट इन्वॉल्व्ड इन द डिस्प्यूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बहुत बार आया है, इस बार भी आ सकता है क्योंकि स्कीम 21 की है। ओम्बड्समैन इस 20 लाख के अलावा ओम्बड्समैन में आल्सो अवार्ड ए कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग रुपीज 1 लाख to the complainant taking into the account the loss of complainant time, expenses, harassment, mental agony. जो टाइम हरासमेंट मेंटल एग्नी के बदले में 1 लाख रुपए तक की कंपनसेशन अवार्ड कर सकता है। एडिशनली है मैं आल्सो अवार्ड, जो ऊपर वाली है उसके अलावा जो 20 लाख तक रुपए वाली कंसिक्वेंशियल लॉस की है, इन एडिशन टू अमाउंट इन्वॉल्व्ड इन द डिस्प्यूट 1 लाख रुपए तक की मेंटल एग्नी के लिए, कंप्लेनेंट का टाइम खराब हुआ, एक्सपेंसिव हुआ, उसके लिए 1 लाख रुपए तक की कंपनसेशन ओम्बड्समैन अवार्ड कर सकता है। अगर कंप्लेनेंट अपने 30 दिन के अंदर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दे देता है विदिन ए पीरियड ऑफ 30 डेज तो ठीक है, अदरवाइज ये लैप्स हो जाएगा। अदरवाइज जो अवार्ड किया हुआ है ओम्बड्समैन ने, जो अवार्ड किया, जो डिसीजन दिया, दैट विल लैप्स अनटिल एंड अनलेस कंप्लेनेंट विदिन 30 डेज अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है। अगर एक्सेप्टेंस दे देता है 30 डेज में तो ठीक है, अदरवाइज लैप्स माना जाएगा। जो रेगुलेटेड एंटिटी है, बैंक है, उस अवार्ड को
कंप्लाई करेंगे, इंटीमेट करेंगे कंप्लायंस के बारे में ombudsman को विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम द कंप्लेनेंट अनलेस इट हैज प्रेफर्ड एन अपील। जब ombudsman का अवार्ड आ गया, उसके बाद कस्टमर ने विद इन 30 डेज एक्सेप्ट करना है, कस्टमर ने एक्सेप्ट करके अपना बैंक को दे दिया कि मेरे को एक्सेप्ट है, तब विद इन 30 डेज हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है बैंक ने। या तो इम्प्लीमेंट करेंगे या फिर हम अपील करेंगे। अगर अपील नहीं कर रहे तो इम्प्लीमेंट करना है, अनलेस वी फाइल एन अपील, अनलेस बैंक prefers an appeal, it has to be implemented within 30 days from the date of receipt of letter of acceptance from the complainant. So इस पूरी 3 4 5 लाइनें ये सारी इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड की, मैं रिपीट कर रहा हूँ। अवार्ड कर सकता है कंपनसेशन 20 लाख रुपए तक की, या कंसिक्वेंशियल लॉस है जितना, ठीक है, 20 लाख या कंसिक्वेंशियल लॉस विच एवर इज लोअर, दिस इज इन एडिशन टू द अमाउंट इन्वॉल्वड इन द डिस्प्यूट। इसके अलावा 1 लाख रुपए तक मेंटल एगनी, एक्सपेंसिव हरासमेंट, टाइम खराब हुआ, उसके बदले में भी अवार्ड किया जा सकता है। अवार्ड जो ombudsman देगा वो 30 दिन, अगर 30 दिन के अंदर कस्टमर कंप्लेनेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करता तो लैप्स माना जाएगा। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो बैंक अगले 30 दिन के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। अगर बैंक ने अपील नहीं करनी, अगर बैंक ने अपील करनी है तो इम्प्लीमेंट बैंक नहीं करेगा, अपील करेगा। अपील किसके पास हो सकती है? जो रेगुलेटेड एंटिटी है या कंप्लेनेंट, दोनों में से कोई भी अपील कर सकता है जिसको डिसीजन मंजूर नहीं है ombudsman का, अवार्ड मंजूर नहीं है, विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ रिसीट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ अवार्ड। या तो ombudsman ने क्लोज कर दी कंप्लेंट फॉल्स मान के, या अपना अवार्ड कम्युनिकेट कर दिया, तो बैंक भी, रेगुलेटेड एंटिटी और कंप्लेनेंट भी अपील कर सकते हैं बिफोर द अपीलेंट अथॉरिटी, प्रोवाइडेड फर्दर। जो रेगुलेटेड एंटिटी है या बैंक कह लो, प्रीवियस सैंक्शन ऑफ चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनकी एब्सेंस में अगर वो नहीं है तो ईडी से या कोई इक्वल रैंक के ऑफिशियल से परमिशन लेके ही अपील करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदे ने, बैंक किसी भी बंदे ने उठा के अपील कर दी। तो अपील करनी है, अगर इसके अगेंस्ट बैंक ने अपील करनी है तो चेयरमैन से या एमडी से या सीईओ से, उसकी एब्सेंस में ईडी से परमिशन लेके अपील कर सकता है। कस्टमर अपील करने के लिए फ्री है। ठीक है, ये ombudsman की गाइडलाइन थी। अब बात करते हैं हम, एक इंटरनल ombudsman स्कीम है, 2018 में आई थी। सभी बैंकों जो 10 से ऊपर बैंकिंग आउटलेट्स हैं आरआरबी को छोड़कर, इंटरनल ombudsman अपने बैंक में लगाना है। इंटरनल ombudsman एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है जो कंप्लेंट रिव्यू करता है विचार रिजेक्टेड होली और पार्शली बाय द बैंक। जो बैंक द्वारा होली और पार्शली रिजेक्ट की जाती है उनको एग्जामिन करता है इंटरनल ombudsman। जो कौन होता है? शुड बी रिटायर्ड सुपरिनटेंडेंट और सर्विंग ऑफिसर, not below the rank of DGM or equivalent of any other scheduled commercial bank और फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी बॉडी। किसी दूसरी बैंक या फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी बॉडी का प्रेजेंट या सुपरिनटेंडेंट ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीजीएम होता है, तो नॉर्मली दूसरे बैंक के किसी जीएम को या डीजीएम को रखते हैं इंटरनल अपॉइंटमेंट के तौर पे। हर बैंक में होता है जिसकी 10 से ऊपर ब्रांचें हैं। वो कस्टमर की कंप्लेंट जो डेफिशिएंसी इन सर्विस के बारे में बैंक के पास आई उनको एग्जामिन करता है। नॉर्मली बैंक्स एस्केलेट खुद करते हैं कंप्लेंट्स जो फुली, सो कस्टमर ने इंटरनल ombudsman को कंप्लेंट नहीं भेजनी होती है, बैंक ने ही उसके पास, जो बैंक ने डिसीजन किया फुल्ली और पार्शली मतलब एक्सेप्ट नहीं करी, वो कस्टमर इंटरनल ombudsman को रेफर करते हैं। कस्टमर नीड नॉट डायरेक्टली अप्रोच द इंटरनल ombudsman। इस स्कीम की इंटरनल ombudsman की जो मॉनिटरिंग है बैंक का इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट मैकेनिज्म भी करेगा, अपार्ट फ्रॉम रेगुलेटरी ओवरसाइट बाई आरबीआई। आरबीआई भी देखेगा कि स्कीम इंटरनल ombudsman कैसे इंप्लीमेंट हो रही है। बैंक का इंटरनल ऑडिट मैकेनिज्म भी इसको देखेगा। अब बात करते हैं हम काउंटरफीट नोट्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है काउंटरफीट नोट्स का, इंटरेस्टिंग भी है आम आदमी के लिए भी। काउंटरफीट नोट्स क्या होते हैं? फेक नोट्स, जाली नोट्स। इसको इंपोर्ट करने की अथॉरिटी किसके पास है? सभी बैंकों के पास है। इश्यू ऑफिस या सभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। इंपोर्ट करने की अथॉरिटी, जैसे किसी चीज को इंपोर्ट करने की अथॉरिटी पुलिस के पास होती है, किसी के पास होती है, चलान करने की अथॉरिटी पुलिसमैन के पास होती है, डेजिग्नेटेड ऑफिशियल होता है। उसी तरह काउंटरफीट नोट्स को इंपोर्ट करने की अथॉरिटी सभी बैंकों की है, सभी इश्यू ऑफिस और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। जो काउंटरफीट नोट कोई आ गया, टेंडर ने को नहीं देना बैंक ने वापस, डिस्ट्रॉय भी नहीं करना,
कोई एक बार काउंटरफिट नोट बैंक में आ गया, ना तो वो जिसने दिया है उसको वापस देना है, ना हमने डिस्ट्रॉय करना है। अगर बैंक फेल हो जाते हैं, बैंक फेल टू इम्पाउंड काउंटरफिट नोट्स, तो ये माना जाएगा कि बैंक की मिलीभगत है और पेनल्टी लग सकती है। सो बैंक ने काउंटरफिट नोट आ गया, ना तो कस्टमर को वापस देना है और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं करना। ठीक है, क्या करना है, उसके ऊपर काउंटरफिट नोट की स्टैंप लगा के उसको इम्पाउंड कर लेना है। उसको जो बंदा लेके आया उसको अपने बैंक का ब्रांच ऑफिस का नाम लिख के करेंसी उसको एक्नॉलेज करेंगे, एक्नॉलेजमेंट रिसीट उसको प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में दे दी जाएगी, नोट के ऊपर काउंटरफिट नोट की स्टैंप लगा दी जाएगी। ठीक है। सो काउंटरफिट नोट को बैंक जब्त कर लेगा, कन्फिस्केट कर लेगा। ठीक है। उसके बाद उसको रिसीट दे दी जाएगी कस्टमर को। पुलिस को कब अथॉरिटी करना है, अगर कोई बंदा 4 नोट तक लेके आता है सिंगल ट्रांजेक्शन में, तो नोडल बैंक ऑफिसर ने नोडल पुलिस स्टेशन को सस्पेक्ट काउंटरफिट नोट्स के साथ महीने के एंड में इंफॉर्मेशन भेजनी होती है। सो अगर एक सिंगल ट्रांजेक्शन में 4 पीस तक है, तो महीने के एंड पे नोडल बैंक ऑफिसर नोडल पुलिस स्टेशन को इंफॉर्मेशन भेजेगा कंसोलिडेटेड एट द एंड ऑफ द मंथ। अगर 4 से ज्यादा नोट हैं, यानी 5 नोट हैं, 5 और मोर नोट इन सिंगल ट्रांजेक्शन, काउंटरफिट नोट shall be forwarded immediately by the nodal bank officer to the local police authority or nodal police station for investigation by filing the FIR in the prescribed format. So 4 नोट तक होती है तो मंथ के एंड तक इन्फॉर्मेशन भेज देगा अलॉन्ग विद नोट्स, कोई FIR वगैरह नहीं डायरेक्टली लॉज होती। 4 से ज्यादा नोट है, 5 नोट है, तो FIR लॉज होती है लोकल पुलिस स्टेशन में। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के लिए इमीडिएटली इंफॉर्मेशन देनी है, वेट नहीं करनी मंथ एंड आने की। तो ये गाइडलाइन है। कितने नोट, 4 नोट तक, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कितने नोट तक मंथ के एंड तक में भेजनी है, कितने नोट के ऊपर इमीडिएटली नोडल बैंक ऑफिसर ने या नोडल पुलिस स्टेशन को या लोकल पुलिस स्टेशन को काउंटरफिट नोट्स की रिपोर्ट भेजनी है। 4 नोट तक मंथ के एंड तक में भेजनी है, 4 नोट से ज्यादा इमीडिएटली भेजनी। जो जब पुलिस को भेज दिए बाद में पुलिस वापस दे देगी, जब पुलिस हमें, ठीक है, जब पुलिस को दे दिए पुलिस बाद में वापस दे देती है। जब पुलिस ने वापस दे दिए, जब कोर्ट से वापस आ गए, तो बैंक ने अपने पास 3 साल रखने हैं। जब पुलिस वालों के पास से आ जाते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट, 3 साल तक बैंक ने प्रिजर्व करने हैं। देयर आफ्टर दीज नोट्स में बी सेंट टू इशू ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद फुल डिटेल, पूरी डिटेल देके उसके बाद आरबीआई के पास भेज देने हैं। जो काउंटरफिट नोट किसी सब्जेक्ट मैटर लिटिगेशन का है किसी कोर्ट ऑफ लॉ में, उनको बैंक ब्रांच में लिटिगेशन खत्म होने के बाद, कोर्ट केस कंक्लूड होने के 3 साल तक बैंक ने रखना है। सो पुलिस से वापस आया, वो भी 3 साल तक रखना है। कोर्ट से आया, कोर्ट में कोई लिटिगेशन है तो लिटिगेशन खत्म होने के बाद 3 साल रखना है, उसके बाद आरबीआई को भेजना है। सो पीरियड कितना है रखने का, 3 साल। पुलिस से आने के बाद कोर्ट में, कोर्ट के केस को कंक्लूड होने के 3 साल बाद। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। एक ये गाइडलाइन है कि बैंक में जो भी कैश आता है, बैंक अपने सिस्टम को, कैश मैनेजमेंट को इस तरह रीअलाइन करेगा कि 100 रुपीज से ऊपर के नोट्स को रिसर्कुलेशन में नहीं भेजेगा मशीन में डाले बगैर। ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए मशीन में प्रोसेस करके 100 एंड अबव के नोट को मशीन में चेक किए बगैर री इशू कस्टमर को नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है। प्रैक्टिकली आई डोंट नो टू व्हाट एक्सटेंट इट इज फॉलोड और इट कैन बी फॉलोड, लेकिन गाइडलाइन ये है कि 100 से ऊपर का नोट कस्टमर एक बार बैंक में आ गया, वो बैंक ने इशू कस्टमर को एज इट इज नहीं देना, रिसर्कुलेशन में नहीं डालना, विदाउट बीइंग मशीन में प्रोसेसिंग करनी है ऑथेंटिसिटी देखने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है, शायद बहुत सारे साथियों को नहीं मालूम होगा। ऐसा नहीं है कि एक साइड पर सीट दी, दूसरी साइड पे पेमेंट कर दी, सीट ले वो लेके उसको साइमल्टेनियसली मशीन में प्रोसेसिंग करके अगर ऑथेंटिक है, जेन्युइन है नोट, तभी उसको कस्टमर को इशू किया जा सकता है। ठीक है। अब वो बात करते हैं कि शॉर्टेज निकले आई तो पेनल्टीज क्या लगती है। सॉल्ड नोट रिमिटेंस जो जाती है रिजर्व बैंक के पास, या करेंसी चेस्ट बैलेंस ही है, उसमें अगर शॉर्टेज पाएगी, यानी कहने का मतलब जो रिमिटेंस भेजी सॉल्ड नोट्स की, उसमें या सॉल्ड नोट की रिमिटेंस या करेंसी चेस्ट के बैलेंस में या रिमिटेंस भेजेगी। वैसे बेसिकली रिजर्व बैंक को ज्यादा सॉल्ड नोट ही भेजे जाते हैं ना वापस, दूसरी तो कैश तो बैंकों के पास आता है।
रिजर्व बैंक से। तो जो नोट्स डिनोमिनेशन 50 रुपए तक के हैं, 50 रुपीज तक के, 50 रुपीज पर पीस इन एडिशन टू लॉस, ये पेनल्टी लगेगी। अगर 10 रुपए का नोट है तो भी 50 रुपए पेनल्टी लगेगी, 20 का नोट है तो भी 50 पेनल्टी लगेगी, 50 का नोट है तो भी 50 की पेनल्टी लगेगी। 50, अगर नोट 100 का है या उससे ऊपर का है तो वैल्यू ऑफ डिनोमिनेशन, 100 का है तो 100, 500 का है 500, 2000 का है तो 2000 इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेशन इन एडिशन टू द लॉस। तो अगर शॉर्टेज हो 50 रुपए तक का हो, 50 रुपए पर पीस, 50 रुपए से ऊपर यानी 100 एंड अब का जितनी नोट की डिनोमिनेशन है इन एडिशन टू लॉस, ये पेनल्टी है। अगर करेंसी चेस्ट में या जो सॉलिड नोट भेजे हैं उसमें से ये शॉर्टेज पाई जाती है। अब बात करते हैं म्यूटिलेटेड नोट पाए जाए। अगर सॉलिड नोट्स के अंदर म्यूटिलेटेड नोट्स पाए जाए, सॉइल नोट क्या होता है, म्यूटिलेटेड क्या होता है, इसकी चर्चा मैं थोड़ी सी ब्रीफली कर लेता हूँ, बाकी नेक्स्ट स्लाइड में है। सॉइल नोट होता है जो सॉइल मिट्टी वगैरह से गंदा हो गया, जहाँ फट गया थोड़ा बहुत, लेकिन टू पीस तक है, लेकिन उसके पूरे पीस इंटैक्ट है, नोट पूरे का पूरा इंटैक्ट है, उसको सॉइल नोट बोला जाता है। म्यूटिलेटेड बोला जाता है दो से ज्यादा पीस हो जाए, जहाँ कोई उसका पीस मिसिंग हो, उसे म्यूटिलेटेड बोला जाता है। सॉइल नोट अलग सेपरेटली भेजे जाते हैं रिजर्व बैंक के पास, म्यूटिलेटेड सेपरेट भेजे जाते हैं। सॉइल नोट की फुल वैल्यू में होता है, म्यूटिलेटेड वैल्यू नोट है उसकी एडजुडिकेशन होती है डिपेंडिंग अपॉन, अगर 100 रुपए का नोट 60 में भी चल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन की गाइडलाइन है, रिजर्व बैंक की नोट रिफंड रूल है कि कितना पोर्शन मिसिंग है, उसके हिसाब से होता है म्यूटिलेटेड नोट। जो काउंटरफीट नोट है, अगर काउंटरफीट नोट निकला है बैंक की कैश रेमिटेंस में या चेस्ट में पड़ा हो, रिजर्व बैंक ने पकड़ लिया, तो 100% ऑफ द नोशनल वैल्यू ऑफ काउंटरफीट नोट्स इन एडिशन टू रिकवरी ऑफ लॉस पेनल्टी लगाई जाएगी। कौन से हालातों में, जब काउंटरफीट नोट सॉइल्ड नोट रेमिटेंस में मिल जाए। सॉइल्ड नोट रेमिटेंस में अगर हमने पीछे देखा, सॉइल्ड नोट रेमिटेंस में अगर म्यूटिलेटेड मिल गया तो भी पेनल्टी है, सॉइल्ड नोट रेमिटेंस में अगर काउंटरफीट मिल गया तो बिल्कुल 100% नोशनल वैल्यू उसकी इन एडिशन टू लॉस फिर भी पेनल्टी है। अगर करेंसी चेस्ट बैलेंस में ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ऑडिट का आरबीआई ने पकड़ लिया तो ये 100% नोशनल वैल्यू ऑफ काउंटरफीट नोट्स की पेनल्टी लग जाएगी। सो ना तो काउंटरफीट नोट होने चाहिए चेस्ट के अंदर, ना म्यूटिलेटेड होने चाहिए, म्यूटिलेटेड वाली जगह होनी चाहिए, मतलब म्यूटिलेटेड नोट सॉइल नोट के अंदर नहीं रिमिट करने, चेस्ट के अंदर वैसे नहीं पड़े होने चाहिए। काउंटरफीट नोट तो होना ही नहीं चाहिए। काउंटरफीट नोट अगर है तो किसी आ गया कभी तो उसके ऊपर काउंटरफीट नोट की स्टैंप लगा के सेपरेटली उसको पुलिस को इन्फॉर्म करना, जैसे सेपरेट प्रोसीजर है, अदरवाइज बैलेंस चेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये करेंसी का रिजर्व बैंक के ये पेनल्टी के प्रावधान है काउंटरफीट नोट्स के, ये देख लिया। और हमने पिछली स्लाइड में देखा म्यूटिलेटेड नोट्स का और सॉइल नोट में शॉर्टेज का। म्यूटिलेटेड नोट्स डिटेक्ट करे जाए सॉइल नोट के अंदर या करेंसी चेस्ट के अंदर तो क्या पेनल्टी है, सॉइल नोट शॉर्टेज हो तो क्या पेनल्टी है। अब बात करते हैं जो करेंसी चेस्ट की जो गाइडलाइन है। करेंसी चेस्ट की गाइडलाइन की नॉन कंप्लायंस की क्या, कौन सी गाइडलाइन, जैसे सीसीटीवी नहीं है ब्रांच के, कैश ब्रांच का, या डॉक्यूमेंट्स लोन डॉक्यूमेंट्स रख रखे हैं करेंसी चेस्ट में स्ट्रॉन्ग रूम में, या नोट सॉर्टिंग मशीन नहीं यूज हो सकती, इस तरह की जो वायलेशन है, इस तरह की ऑपरेशनल गाइडलाइन है करेंसी चेस्ट की, डिटेक्ट करी है आरबीआई ऑफिशियल ने, तो पेनल्टी लगेगी 5,000 रुपए फॉर ईच इंस्टांस ऑफ इरेगुलरिटी। पेनल्टी शैल बी इनहांस्ड टू 10,000 इन केस ऑफ रेपिटेशन और रेकरेंस ऑफ इरेगुलरिटी। पहली इरेगुलरिटी पे 5,000, उसके बाद 10,000 रुपये पे हो जाएगी। सो पहली अक्रेंस पे 5,000, उसके बाद 10,000 रुपये पेनल्टी लग जाएगी अगर ऑपरेशनल गाइडलाइन करेंसी चेस्ट ने कोई वायलेट की। कौन सी, सीसीटीवी नहीं है, ब्रांच का कैश वहां रख रखा है, लोन डॉक्यूमेंट रख रखे हैं, नोट सॉर्टिंग मशीन नहीं यूज हो रही, इस तरह की। जो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट है विद आरबीआई, ओपनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ करेंसी चेस्ट की, या डेफिशिएंसी इन सर्विस है एक्सचेंज फैसिलिटीज में, आरबीआई के ऑफिशियल ने पकड़ा बैंक को। ये क्योंकि टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट है चेस्ट मेंटेनेंस की, जिसमें मेनली इसमें एक्सचेंज ऑफ फैसिलिटीज आ जाता है, इस तरह की अगर कोई वायलेशन करी है बैंक ने,
आरबीआई वालों ने पकड़ लिया तो 10,000 रुपये फॉर एनी वायलेशन ऑफ एग्रीमेंट और डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस के लिए 10,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी। अगर 5 से ज्यादा इंस्टांस इस तरह के आ जाए तो 5 लाख रुपए पेनल्टी लग जाएगी। 5 लाख, 5 लाख इन केस देयर आर मोर देन 5 इंस्टांस ऑफ वायलेशन डेफिशिएंसी इन सर्विस। 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग जाएगी अगर 5 से ज्यादा इंस्टांस, 5 से ज्यादा इस तरह के पकड़े गए। अब बात करते हैं क्या फैसिलिटी एक्सचेंज ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स की क्या फैसिलिटी है। पहले कॉइन की बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। कॉइन्स, 1 रुपए और 2 रुपए के जो कॉइन हैं, दीज शैल बी एक्सेप्टेड बाई बेटमेंट। तो कॉइन 1 रुपए और 2 रुपए के बेटमेंट से, बेट से एक्सेप्ट किए जाएंगे। जो कॉइन 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपए के हैं, इस किसी भी समय गवर्नमेंट ने इशू किए हुए हैं, तो दीज कंटिन्यू टू बी लीगल टेंडर। ये लीगल टेंडर है। कितने अमाउंट के लीगल टेंडर हैं ये भी बताते हैं। कॉइन ऑफ एनी डिनोमिनेशन नॉट लोअर देन 1 रुपी, 1 रुपए से नीचे वालों की बात नहीं कर रहे फिलहाल, 1 रुपए एंड से ऊपर की बात कर रहे हैं। ये लीगल टेंडर है फॉर एनी सम नॉट एक्सीडिंग 1,000। सो 1,000 रुपए से ऊपर की नहीं, 1,000 नॉट एक्सीडिंग 1,000, 1,000 रुपए से कम, 1,000 नॉट एक्सीडिंग 1,000, 1,000 रुपए तक, 1,000 और उससे लेस तक लीगल टेंडर है। कोई भी बंदा 1,000 रुपए तक के कॉइन टेंडर कर सकता है किसी को कॉइन, तो कोई मना नहीं कर सकता। 1 रुपए से ऊपर, 1 रुपए जाए से ऊपर 1,000 रुपए तक का लीगल टेंडर है। कोई भी आदमी या बैंक इसको मना नहीं कर सकता लेने से। 50 पैसे का जो कॉइन है लीगल टेंडर है फॉर एनी सम नॉट एक्सीडिंग रुपीज 10। 10 रुपए से ऊपर, नॉट एक्सीड 10 रुपए तक का 50 पैसे का कॉइन भी लीगल टेंडर है, इससे ऊपर नहीं है। एनी वन कैन नॉट बी फोर्स टू एक्सेप्ट कॉइन बियॉन्ड दी लिमिट्स। However, voluntarily accepting coin for amount exceeding these limits is not prohibited। इससे ऊपर अगर कोई लेता है 20 रुपए के, 50-50 पैसे के 40 कॉइन, तो मना कोई नहीं है। अगर कोई बैंक जब कोई आदमी 1,000 रुपए से ऊपर के कॉइन ले लेता है, बैंक से कोई आदमी ले लेता है या आदमी से बैंक ले लेता है, मना नहीं है 1,000 से ऊपर के भी। लेकिन कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता। ऊपर देने में प्रोहिबिशन कोई नहीं है, लेकिन फोर्स नहीं किया जा सकता। 25 पैसे और उससे नीचे के जो कॉइन है अनकरंट कॉइन है फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब 30 जून 2011 से ये लीगल टेंडर नहीं है। मालूम होगा शायद आप सबको, या नहीं मालूम तो आज नोट कर लीजिए। कॉइन ऑफ 25 पैसे, 25 पैसे एंड बिलो आर नॉट लीगल टेंडर सिंस 30 जून 2011। अब बात करते हैं सॉइल नोट क्या होता है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था, सॉइल नोट वो नोट होता है जो डर्टी हो गया ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, एंड आल्सो इंक्लूड ए टू पीस नोट पेस्टेड टुगेदर वेयर बोथ द पीसेज प्रेजेंटेड बिलोंग टू सेम नोट एंड फॉर्म द एंटायर नोट विद नो एसेंशियल फीचर मिसिंग। जो गंदा हो गया लेकिन 2 पीस तक भी है लेकिन कोई पीस मिसिंग नहीं है, उसे सॉइल नोट बोला जाता है। ये नोट बैंक काउंटर में, काउंटर पे गवर्नमेंट के ड्यूज के लिए या खाते में जमा होने के लिए बैंक को एक्सेप्ट करने होंगे। दीज नोट्स however, बैंक एक्सेप्ट तो करेगा, पब्लिक को इशू नहीं करेगा एज री इशू नोट्स। सच नोट शैल बी डिपॉजिटेड इन करेंसी चेस्ट फॉर ऑनवर्ड सबमिशन टू आरबीआई ऑफिस एज सॉइल्ड नोट रेमिटेंस फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। इस तरह के नोट जो सॉइल्ड नोट आगे बैंकों ने लेने हैं कस्टमर से, लेकिन दोबारा कस्टमर को इशू नहीं करने। रिजर्व करेंसी चेस्ट को भेजना, करेंसी चेस्ट आरबीआई को भेजेगी। ये बात कर रहा हूं मैं सॉइल्ड नोट। अब बात करते हैं म्यूटिलेटेड नोट। म्यूटिलेटेड नोट क्या होता है? जिसका कोई पोर्शन मिसिंग है, जहां 2 से ज्यादा पीसेज का है। ठीक है, म्यूटिलेटेड नोट 2 से ज्यादा पीसेज है, जहाँ पीस मिसिंग है उसे म्यूटिलेटेड नोट बोलते हैं। सॉइल नोट होता है जो गंदा हो गया, जिस लेकिन 2 पीस तक भी है लेकिन उसका कोई पीस मिसिंग नहीं है, उसे सॉइल नोट बोला जाता है। 2 से ज्यादा पीस है, जब कोई पीस मिसिंग है उसे म्यूटिलेटेड नोट बोला जाता है। जो फेक नोट है उसे काउंटरफीट नोट बोला जाता है। ठीक है, जो म्यूटिलेटेड नोट आगे वो एक्सेप्ट किए जाएंगे, एक्सचेंज किए जाएंगे इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स। कैसे कैसे करेंगे आगे मैं बताऊंगा थोड़ी। एक्सट्रीमली ब्रिटल हो गए नोट, हार्ड हो गए, बर्न बर्न हुए हुए हैं, चार हो गए, स्टक अप पेस्टेड टुगेदर है। इस तरह के नोट जो नॉर्मल आदमी नॉर्मल बैंक में नॉर्मल हैंडलिंग जिसकी संभव नहीं है, बैंक ब्रांचेज इस तरह की नोट्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। होल्डर्स को एडवाइज किया जाएगा कि जाओ भैया इश्यू ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक में जाओ, वहां पे टेंडर करो, वहां पे एक स्पेशल प्रोसीजर के तहत, अंडर सम स्पेशल प्रोसीजर इसकी एक्सेप्टेंस की जाएगी, एडजुडिकेशन की जाएगी। सो बैंकों के ऊपर लायबिलिटी नहीं है कि इस तरह के नोट वारंट नोट है, ब्रिटल है, जो जिसे हैंडल करते ही वो
टूट जाएगा, जैसे हार्ड नहीं हो जाता कोई बर्न होने के बाद, जब गीला हुआ उसके बाद सूखा हुआ हो, एकदम ब्रिटल हो, बर्न्ड हो, चार्ड हो, स्टकअप हो, इस तरह के नोट्स लेना रिजर्व बैंक के इशू ऑफिस में भेज देंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं सॉयल नोट की एक्सचेंज की, जो मैंने पिछली स्लाइड में बोला कि नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। जब जो सॉयल नोट यानी गंदे नोट या 2 पीस तक नोट है, एक आदमी लेके आया 20 पीस, 20 पीस हो, मैक्सिमम 5,000 रुपए के पर डे, तो बैंक उसको काउंटर पे ही फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ एनी कॉस्ट 5,000 रुपए तक के इमीडिएटली उसको एक्सचेंज कर देगा ओवर द काउंटर। सो 20 नोट तक हो, 5,000 रुपए से ज्यादा के ना हो, तो बैंक ने कस्टमर काउंटर के ऊपर फ्री ऑफ चार्ज उसको एक्सचेंज करना है। जब बल्क में आ जाए, 20 से ज्यादा नोट हो, जब 5,000 से ज्यादा हो, तो बैंक शैल एक्सेप्ट देम अगेंस्ट रिसीट फॉर वैल्यू टू बी क्रेडिटेड लेटर। उसको रिसीट दे देगा आगे, लेकिन क्रेडिट लेटर करेगा, अकाउंट वगैरह करके हिसाब अपना करके टाइम लगा सकता है, अपना रीजनेबल टाइम ले सकता है बैंक। 5,000 रुपए तक तो इमीडिएटली करने पड़ेंगे, बाकी की उसको रसीद दे देगा वैल्यू वैल्यू क्रेडिटेड लेटर। अब बात करते हैं म्यूटिलेटेड नोट की। पीछे बात करी हमने सॉइल नोट की। जो म्यूटिलेटेड नोट भी पांच पांच नोट तक लेके आया, तो नॉन चेस्ट ब्रांचें भी एडजुडिकेट कर लेंगी एज पर प्रोसीजर, उसको बंदे को एक्सचेंज वैल्यू काउंटर पे ही दे दी जाएगी। 5 नोट तक आम ब्रांच, नॉर्मल ब्रांच, नॉन चेस्ट ब्रांच एडजुडिकेट करेगी और पेमेंट बैंक कैश पे दे देगी। अगर नॉन चेस्ट ब्रांचें एडजुडिकेट नहीं कर पाती ड्यू टू वन ऑफ द अदर रीजन, या उनके पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, नोट्स में भी रिसीव्ड, नोट तो रिसीव करने पड़ेंगे कस्टमर से उसको रसीद देके, लेकिन जो लिंक्ड करेंसी चेस्ट है उसको भेज देंगे एडजुडिकेशन के लिए। उसको प्रोबेबल डेट ऑफ पेमेंट भी कस्टमर को बता दी जाएगी। इट शुड नॉट बी मोर देन 30 डेज। बैंक अकाउंट भी उसको ले लिया जाएगा, उसके खाते में पैसा जमा कर दिया जाएगा। सो जो नॉन चेस्ट ब्रांच है, वो अगर नहीं, उस 5 नोट तक उसने करना होता है, अगर नहीं कर पा रही, तो उसको प्रोबेबिलिटी स्लिप के अंदर अंदर मतलब अपनी चेस्ट, जिस चेस्ट के साथ लिंक है, उस चेस्ट को भेज देगी एडजुडिकेशन के लिए। प्रोबेबल डेट कस्टमर को बता दी जाएगी, कस्टमर का अकाउंट नंबर ले लिया जाएगा, उसके खाते में विद इन 30 डेज वो पैसा जमा हो जाएगा। अब बात करते हैं म्यूटिलेटेड नोट इन बल्क आ, वेयर नंबर ऑफ नोट्स प्रेजेंटेड बाय ए पर्सन इज मोर देन 5 पीस नॉट एक्सीडिंग 5,000। ये भी 5,000 से ज्यादा के नहीं है, लेकिन नोट 5 से ज्यादा है। जो टेंडरर है उसको एडवाइज करो कि भैया करेंसी चेस्ट में जाओ, या करेंसी चेस्ट को इंश्योर्ड पोस्ट से भेज दो, अपना अकाउंट नंबर लिख के करेंसी चेस्ट आपके खाते में जमा कर देगी। सिमिलरली ऑल अदर पर्सन जो म्यूटिलेटेड नोट 5,000 रुपए से ज्यादा के, उनको भी नियर बाई करेंसी चेस्ट में भेज दिया जाएगा। सो इन नक्शल क्या इसका सोल्यूशन निकला कि जो म्यूटिलेटेड नोट्स हैं या इम्परफेक्ट नोट्स हैं, 5 नोट तक हर ब्रांच उसको एडजुडिकेट करके पेमेंट साथ के साथ दे देगी। लेकिन अगर वो किसी तरह से नहीं कर पाती है एडजुडिकेट, तो कस्टमर को रसीद दे देगी, अपनी लिंक्ड करेंसी चेस्ट को भेज देगी, कस्टमर से उसका खाता नंबर ले लेगी, विद इन 30 डेज उसको उसके खाते में जो पैसा बनेगा, उसका जितना अमाउंट बनेगा, जमा कर दिया जाएगा। अगर 5 से ज्यादा नोट आते हैं, 5,000 से ज्यादा नहीं होते, तो उसको करेंसी चेस्ट में रेफर कर दिया जाएगा। अगर 5,000 से ज्यादा होते हैं तो भी करेंसी चेस्ट में। सो नटशेल ये हुआ कि 5 पीस से ज्यादा हो, नॉट एक्सीडिंग 5,000 हो, या 5,000 से एक्सीड करते हो, तो करेंसी चेस्ट को में बंदे को रेफर कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कुछ इंसेंटिव मिलते हैं करेंसी चेस्ट सेटअप करने के लिए बैंकों को। क्या इंसेंटिव मिलता है करेंसी चेस्ट मेंटेन करने के लिए? जो 1 लाख से लेस पॉपुलेशन है, अंडर बैंक स्टेट्स में मिलता है। मेंटेनेंस करेंसी चेस्ट एट सेंटर हैविंग पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 1 लाख। उन सेंटर पे जहाँ 1 लाख से कम पॉपुलेशन है, अंडर बैंकड स्टेट्स हैं जो, उनमें कैपिटल कॉस्ट, जो खर्चा स्टार्टिंग में सेटअप करने का, 50% कैपिटल एक्सपेंडिचर सब्जेक्ट टू ए सीलिंग ऑफ 50 लाख पर करेंसी चेस्ट, रिजर्व बैंक रीइंबर्स करेगा। नॉर्थ ईस्ट में 100% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर सब्जेक्ट टू सीलिंग वही 50 लाख है। नॉर्थ ईस्ट में 100%, दूसरी स्टेट्स में 50%। कौन सी स्टेट्स में? या अंडर बैंकड स्टेट्स हैं जहाँ पे 1 लाख से कम पॉपुलेशन है, वहां पे करेंसी चेस्ट खोलने के लिए कैपिटल कॉस्ट का 50% रिमर्स करेगी। नॉर्थ ईस्ट में 100% करेगी, मैक्सिमम 50 लाख है दोनों जगह पे, कैपिटल कॉस्ट की रिइंबर्समेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को करेगी। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। रेवेन्यू कॉस्ट जो रेकरिंग एक्सपेंडिचर हर साल करते होता है, 50% ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पहले 3 साल के लिए
नॉर्थ ईस्ट में 50% ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पहले 5 साल के लिए रिजर्व बैंक रिइंबर्स करेगा, बाकी बैंकों को भी करना पड़ेगा। तो ये इंसेंटिव है करेंसी करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या चेस्ट खोलने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है, जितनी भी अभी हमने रिसेंटली की है सारी गाइडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं बैंकों को क्या इंसेंटिव मिलता है नोट बदलने में, एडजुडिकेट करने में। जो सॉइल नोट बदलता है बैंक, ₹2 पर पैकेट, 50 रुपए तक की डिनोमिनेशन, 50 की डिनोमिनेशन से ऊपर वाले पे नहीं मिलता, 50 तक की डिनोमिनेशन सॉइल नोट एक्सचेंज करने में बैंक को क्या मिलता है? ₹2 पर पैकेट। ₹2 पर पैकेट। खर्चा कितना आ जाता है? कितना ज्यादा आ जाता है? मिलता कितना है? ₹2 पर पैकेट, वो भी 50 रुपए तक के नोट के लिए। सॉइल नोट की बात कर रहे हैं, सिर्फ सॉइल नोट की। अब बात करते हैं म्यूटिलेटेड नोट की। म्यूटिलेटेड नोट के केस में एडजुडिकेशन में ₹2 पर पीस मिलते हैं, ये तो फिर भी रीजनेबल अमाउंट है, ₹2 पर पीस है। सॉइल नोट में ₹2 पर पैकेट है, वो भी 50 रुपए तक का, बहुत थोड़ा है। एनी हाउ, ये ₹2 पर पैकेट मिलता है सॉइल नोट में। म्यूटिलेटेड नोट में ज्यादा मेहनत होती है, ₹2 पर पीस मिलता है। कॉइन डिस्ट्रीब्यूट करने में ₹65 पर बैग मिलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने में कॉइन बैंक को, पर कॉइन पर बैग ₹65। एडिशनल इंसेंटिव ₹10 पर बैग मिलता है रूरल एंड सेमी अर्बन ब्रांचेज में से अगर डिस्ट्रीब्यूट किए गए। जो कंटेंट ऑडिटर का सर्टिफिकेट लगा के साथ भेजेंगे, ये रूरल एंड सेमी अर्बन ब्रांच से ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इस तरह के केस में 65 + 10 ₹75 इंसेंटिव मिलेगा। सो कॉइन के डिस्ट्रीब्यूशन पे 65 मिलते हैं बैंक को पर बैग। सॉइल नोट एक्सचेंज करने में ₹2 मिलते हैं पर पैकेट, 50 रुपए तक की डिनोमिनेशन पे। म्यूटिलेटेड नोट की एडजुडिकेशन के लिए ₹2 पर पीस बैंक को रिजर्व बैंक से मिलता है इंसेंटिव। तो जो म्यूटिलेटेड सॉइल नोट्स के लिए या कॉइन के लिए इंसेंटिव मिलता है, पिछली स्लाइड में हमने देखा करेंसी चेस्ट खोलने के लिए जो अंडर बैंक्ड एरिया जो है वहां पे 50% कैपिटल एक्सपेंडिचर का, और नॉर्थ ईस्ट में 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर का मिलता है, सब्जेक्ट टू सीलिंग ऑफ 50 लाख। रेवेन्यू कॉस्ट 50% पहले 3 साल के लिए नॉर्मल स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्ट में 5 साल के लिए मिलती है। अब बात करते हैं फायर ऑडिट, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आता है। सभी चेस्ट मेंटेनिंग बैंक्स ने इंश्योर करना है कि करेंसी चेस्ट का फायर ऑडिट हो वंस इन 2 ईयर। किससे करवाना है? डिस्ट्रिक्ट फायर डिपार्टमेंट ऑफ दिस गवर्नमेंट। जो ऑफिशियल हैं डिस्ट्रिक्ट फायर डिपार्टमेंट के, डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिस के ऑफिशियल से वंस इन 2 ईयर करेंसी का फायर ऑडिट, करेंसी चेस्ट का करवाना मैंडेटरी है। सो आरबीआई की कुछ और गाइडलाइन है। स्टार सीरीज नोट्स होते हैं जो रिप्लेस किए जाते, डिफेक्टिवली प्रिंटेड नोट्स को रिप्लेस करने के लिए स्टार सीरीज नोट्स छापे जाते हैं। मुझे इतने होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सभी ब्रांचेज में, ऑल बैंक ब्रांचेज इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ डेली कैश रिसीट्स, मशीन मैंडेटरी है। 100 एंड अबव के नोट मशीन प्रोसेसिंग के बाद ही इशू करने हैं। तो यूज ऑफ मशीन इज मैंडेटरी इन ऑल बैंक ब्रांचेज इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ डेली कैश रिसीट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है। जो मिनिमम नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है कैश मूवमेंट के लिए, उनकी 100 करोड़ है। फ्लीट साइज मिनिमम 300 कैश वैन होनी चाहिए। जो कैश वैन प्रोवाइड करते हैं कैश मूवमेंट के लिए, उनकी मिनिमम नेटवर्थ 100 करोड़ है, फ्लीट साइज 300 जी गाइडलाइन। अब बात करते हैं करेंसी चेस्ट खोलने के लिए क्या गाइडलाइन है। करेंसी चेस्ट खुलेगी तो उसका मिनिमम स्टैंडर्ड क्या होगा, कितना एरिया चाहिए, क्या उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए मिनिमम। लार्ज करेंसी चेस्ट किसे बोला गया है? दोज विद मॉडर्न फैसिलिटीज एंड चेस्ट बैलेंस लिमिट सीवीएल ऑफ एटलीस्ट 100,000 करोड़, 10 बिलियन और 1,000 करोड़, उसे लार्ज करेंसी चेस्ट बोला गया। न्यू करेंसी चेस्ट खोलने के लिए कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड आरबीआई ने फिक्स किए हैं। एक तो एरिया है स्ट्रॉन्ग रूम का या वाल्ट का, एटलीस्ट 1500 स्क्वायर फीट होना चाहिए। जो हिली एरिया में या इनएक्सेसिबल प्लेसेज में स्ट्रॉन्ग रूम का एरिया 600 स्क्वायर फुट तक होना चाहिए। सो वाल्ट का एरिया 1500 स्क्वायर फीट, हिली एरिया इनएक्सेसिबल एरिया में 600 स्क्वायर फीट तक। प्रोसेसिंग कैपेसिटी 6,60,000 रुपए पीस पर डे होनी चाहिए। 6,60,000 पीस पर डे प्रोसेसिंग कैपेसिटी, उसकी नोट्स की प्रोसेसिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए नई करेंसी चेस्ट के लिए। फॉर दोज इन हिली एंड इनएक्सेसिबल प्लेसेज 2,10,000 पीस बैंक नोट पर डे।
उसमें 6,60,000 नोट पर पीस नॉर्मल जगह पे, हिली एरियाज में, इनएक्सेसिबल प्लेसेज में 2,10,000 पीस बैंक नोट पर डे। टेस्ट बैलेंस लिमिट 10 बिलियन यानी कि 1,000 करोड़, सब्जेक्ट टू ग्राउंड रियलिटी एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ रिजर्व बैंक। जहाँ पे रिजर्व बैंक रिस्ट्रिक्शन करके कम बैलेंस वाली को भी कर सकता है, वैसे नॉर्मली 1,000 करोड़ वाली करेंसी चेस्ट खुलेगी। तो ये मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ करेंसी चेस्ट है, रिजर्व बैंक ने फिक्स किए हैं नई करेंसी चेस्ट खोलने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।